हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम आज कवर करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी 7th क्लास, जिसका पार्ट 1 में अपलोड हो चुका है और दूसरा पार्ट आज है। इसका टॉपिक है 4th है वायु। चलो देखते हैं क्या है इसमें। पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। अब देखते हैं आगे वायुमंडल का संगठन, इसमें क्या क्या मिलता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें अधिकांश भाग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। तथा अन्य गैसों में बात करें तो हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा वायुमंडल में धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो। नाइट्रोजन 78% मिलती है, ऑक्सीजन 21% मिलती है, CO2 0.03% मिलती है, ऑर्गन 0.93% मिलती है, अन्य 0.04% मिलती है। अब आगे देखते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होता है। लेकिन यदि हम इसे एडवांस वर्जन में देखें तो वायुमंडल की इस संरचना को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है सममंडल और दूसरा है विषम मंडल। तो सममंडल में आते हैं सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। और विषम मंडल में आते हैं तापमंडल, बहिर्मंडल और चुंबकीय मंडल। सौरमंडल देखते हैं। सौरमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर केवल 8 किलोमीटर होती है। मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण इसी परत के अंदर होते हैं। ये ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर विषुवत रेखा पर इसलिए होती है कि हवा ऊपर तक बहुत हल्की होती है और ध्रुवों पर नमी वाली हवा होती है, इसलिए 8 किलोमीटर। बात करें, अगला है समताप मंडल। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इसी में ओजोन परत पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। हम बात करें, क्षोभ मंडल में ही सारी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर ये ऊपर क्षोभ सीमा, यहाँ समताप मंडल, और समताप मंडल में ही हमारे ओजोन लेयर मिलती है। क्षोभ मंडल की हम बात करें, नीचे से ऊपर जाते हैं। नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी आती है। किसके कारण? पार्थिव विकर्ण के साथ कमी होगी। तो जैसे जैसे ठीक है, यहाँ से फिर टेम्परेचर, यहाँ पे आकर के टेम्परेचर आपका -60 से -65 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, पार्थिव विकर्ण में कमी के कारण। फिर समताप मंडल में ओजोन लेयर मिलती है, जो प्रकाश सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अपने में समालित समाहित कर लेती है। और इससे टेम्परेचर यहाँ का बढ़ने लगता है और टेम्परेचर बढ़ के फिर से यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद करते हैं, आता मध्यमंडल। मध्यमंडल में फिर से टेम्परेचर जैसे ही ओजोन लेयर का होती है, फिर से वैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो टेम्परेचर बढ़ के यहाँ पर हो जाता है, सॉरी, कमी आएगी यहाँ पे टेम्परेचर की। और यहाँ पे फिर से -85 डिग्री से -100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। बाह्य मंडल, बाह्य मंडल में आयनीकृत कण मिलते हैं। जब वो मिलते हैं, उससे वो फिर सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं और इससे फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है और यहाँ पर टेम्परेचर में ऊपर को वृद्धि होने लगती है। ठीक है। अब इसमें एक और है, समताप मंडल में एक बादल बनते हैं, जो यहीं के धूलकण कभी कभी समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज से निकलने वाला धुआं, उसकी वजह से भी उनको हम क्या बोलते हैं? मदर ऑफ परक्लाउड। मदर ऑफ परक्लाउड, ये कपासी बादल होते हैं। मध्यमंडल में भी यहाँ पे भी बादल बनते हैं। यहाँ पे बोलते हैं न्यूक्लिएटेंट क्लाउड।
इनको मुक्तावी बादल बोलते हैं हिंदी में, और इनको निशादीप्ति बादल बोलते हैं। बाह्य मंडल में आयन मंडल, आयन होता है, और यहीं से आपको जितना भी दूर संचार का मोबाइल, सैटेलाइट सब होते हैं वो बाह्य मंडल में ही होते हैं। ठीक है, करते हैं इसकी व्याख्या। मध्य मंडल, यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। वायुमंडल की बात करें तो बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इसी परत का भाग है, रेडियो संचार के लिए प्रयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे भी वायुमंडल में भी 3 परत मिलती हैं, उनको हम बोलते हैं डी, ई और एफ। एफ परत जो दिन में काम करती है, ई और डी दोनों दूर संचार के लिए दिन रात दोनों में काम करती है। तब आता वायुमंडल, ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। अब बात करते हैं तापमान की। वायु में मौजूद ताप और एवं शीतलता के परिणाम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान दिन रात के साथ साथ ऋतुओं में भी बदलता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आपतन कहते हैं। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। हम बात करें दैनिक तापांतर की। दैनिक तापांतर का मतलब है दिन का अधिकतम टेम्परेचर और रात का सबसे कम टेम्परेचर, जब उनको आपस में जोड़ दिया जाता है और 2 से भाग देते हैं तो दैनिक टेम्परेचर मिलता है। आगे बात करें तापमान से ही रिलेटेड, तो हम देख लेते हैं, ये हमारी है पृथ्वी, और ये आपका हो गया वायुमंडल। सौर विकिरण आपको प्राप्त होगा लघु तरंगों के रूप में। और यहाँ से ही आते हुए इसका कुछ अपवर्तन हो जाता है, कुछ परावर्तन होता है, और यहाँ से जितना तब पृथ्वी को ताप मिलता है, जितनी उष्मा मिलती है उसी को वापस कर देती है। इसी को हम हीट बजट कहते हैं। जब ये प्रकाश वापस जाएगा तो हम इसको बोलते हैं दीर्घ तरंगों के रूप में ये वापस जाता है। बात करें पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8.25 मिनट का टाइम लगता है। जो 3 लाख पर सेकंड की तरफ से पृथ्वी की ओर आता है। सूर्य का कि कुल ऊष्मा का 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को मिलता है। अब बात करते हैं वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब में कमी आती है। समुद्र स्तर पर सर्वाधिक वायुदाब होता है, ये तापमान द्वारा प्रभावित होता है। और वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसके द्वारा प्रभावित होता है? तापमान के द्वारा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में, यहाँ पे बताया भी गया है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जब वायु ऊपर उठेगी तो वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न वायुदाब के क्षेत्र में बादल युक्त मौसम और नमी युक्त मौसम बनता है, इसी से बारिश होती है। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है। ठंडी वायु उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण करती है और इससे स्पष्ट और स्वच्छ आकाश हो जाता है। वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। बात करें पवने, स्थायी पवने। स्थायी पवनों में 3 प्रकार की पवनें आती हैं। एक व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, तीसरी पवनें इसमें नहीं दिखाई है,
वो अगले टॉपिकों में देखने को, अगली क्लासों के टॉपिक में देखने को मिलेगा। तीसरा होता है ध्रुवीय पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। व्यापारिक पवनों की हम बात करें तो व्यापारिक पवनें पूरब से पश्चिम चलती हैं। कहाँ से चलती हैं इसकी बात करते हैं। ये हो गया, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। ये हो गई ये हो गया, इसको डोलड्रम बोला जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हवाइयाँ शांत रहती है। ये आपकी पेटी हो गई, ये होगी विषुवत रेखा। ये आता आपका उष्ण कटिबंध, ऊपर आता आपका उपोष्ण कटिबंध, उसके ऊपर आएगा उपध्रुवीय, और उसके ऊपर आएगा ध्रुवीय। ऐसे ही होता है। तो उपोष्ण कटिबंध से विषुवत रेखा की ओर चलने चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं। ये अपने दोनों साइडों में, उत्तरी गोलार्ध में ये घूर्णन के कारण मुड़ मुड़ जाती हैं, और ये दक्षिण में भी ऐसे मुड़ती हैं। ऐसे ही है पछुआ पवनें। पछुआ पवन की बात करें तो इनकी दिशा वेस्ट टू ईस्ट होती है। और ध्रुवीय पवनें, तीसरी पवनें जो है, उनकी जो स्थिति है वो ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम चलती है। बात करें मौसमी पवनों की, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए मानसूनी पवनें बरसात के मौसम में, और शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी पवनों का रूप ले लेती हैं। स्थानीय पवनें की बात करें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में विशेष समय में चलती है। उदाहरण स्थल समीर और समुद्र समीर। समुद्र समीर और स्थलीय समीर का मतलब है कि स्थल दिन के समय में पृथ्वी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। समुद्र देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। इसलिए पृथ्वी दिन में अधिक गर्म होने के कारण लो प्रेशर का निर्माण होता है, और समुद्र में हाई प्रेशर बना रहता है। इसलिए समुद्र से यहाँ पे हाई प्रेशर हो बनता है। पृथ्वी जल्दी गर्म होती है, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण होता है, हवा ऊपर उठ जाती है गर्म होकर। तो ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समुद्री समीर। फिर ये दिन के समय होता है। दूसरा स्थलीय समीर, रात के समय में। रात के समय पृथ्वी जितनी जल्दी ठंडी होती है, जितनी जल्दी गर्म होती है, उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। जब ठंडी होगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, और यहाँ पर समुद्र में लो प्रेशर। तो स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली पवनों को हम स्थलीय समीर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता, वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी वह जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। जल वाष्प ऊपर उठकर ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही एक समूह होता है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पद चिन्ह जो छोड़ते हैं, ये उनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। इस वजह से वो सफेद लेयर के रूप में दिखाई देती है हवाई जहाज के पीछे। ये एक टर्म है, यदि कहीं पूछा जाए तो वात दिग्दर्शी। ये क्या बताता है, पवन की दिशा को दर्शाता है। अब बात करें वर्षा की। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, ग्राउंड वाटर। वर्षा के प्रकार की हम बात करें तो भी पहला है संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा का मतलब है कि जैसे जैसे धरातल गर्म होगा, वायु ऊपर उठेगी नमी लेकर,
ऊपर बादलों का निर्माण होगा, उससे संवहनी वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा की बात करें तो जैसे पश्चिमी घाट पे जो वर्षा होती है वो पर्वतीय प्रकार की होती है। समुद्र से आने वाली हवाएं पर्वत से टकरा कर ऊपर उठेंगी, ऊपर उठकर संघनित होगी, संघनित होकर के बादल का निर्माण करेंगे, और ये फिर बादल बारिश होगी। इस साइड में यानी पश्चिमी घाट के पश्चिम में बारिश अधिक होती है जो 250 सेंटीमीटर तक होती है, और पश्चिमी घाट के पूर्वी साइड में ये वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। चक्रवातीय वर्षा, इसके लिए कुछ कंडीशन जरूरी होती है, जैसे लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, समुद्री सतह होनी चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। तो इस तरीके से चक्रवाती वर्षा होती है, यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि आपको आंसर राइटिंग करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। वो डायरेक्ट 30 वर्ड में यहाँ से क्वेश्चन एमपी में पूछता है, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन गैसों से बना है, वायुमंडल में कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, मौसम किसे कहते हैं, वर्षा के 3 प्रकार लिखें, वायुदाब क्या है। यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो ये जो समताप मंडल में मिलती है ओजोन बचाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी, क्षोभ मंडल है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटी होती है, हवा, पानी, वर्षा सारी इसी में होती है, इसलिए क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत है। ऑक्सीजन इसी में आदि को मिलती है। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन होती है, तो मध्यमंडल बादल विहीन होता है, लेकिन थोड़े बहुत बादल उसमें भी बनते हैं, निशादीप्ति बादल जिसको बोलते हैं, लेकिन उनसे बारिश नहीं होती है। इसलिए वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता जाता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। अब यहाँ पे एक सही मिलाने के लिए है, ये क्या व्यापारिक पवन है, लू, मानसून और पवन। मानसून क्या है, ये पढ़ा था हमने, स्थानीय पवन है। लू, अब ये भी लोकल पवन है। लू, सूर्य से आने वाली ऊर्जा। व्यापारिक पवन हम किससे मिला सकते हैं, वो व्यापारिक पवन है, स्थायी पवन है। तो ये पवन, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, पवन की क्षैतिज गति हम इससे मिला सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, जल। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा, हिम, सहिम, वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। क्योंकि बादल है, वाष्पीकरण होगा, ऊपर संघनन होगा, संघनन के बाद बादल बनेंगे, बादलों से वर्षा होगी, तो फिर यही नदी, तालाब, भूमिगत जल वो बह करके फिर समुद्र में पहुंच जाएगा और यहाँ से भी वाष्पीकरण होगा, तो इसका एक चक्र बन जाता है। जल के स्रोत की बात करें, कुछ है लवणीय जल और लवणीय जल। लवणीय जल कहाँ मिलता है, जैसे ग्राउंड वाटर हो गया, लवणीय जल होता है। कुछ जगहों पर खारा भी होता है, लेकिन खास मिलता है नदियों में, तालाब में, सोते और हिमनदों में भी लवणीय जल होता है, जब हमारे पीने का मतलब लवणीय जल, महासागरों में समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें लवणता जो मिलती है आपकी 1000 ग्राम जल में मौजूदा नमक की मात्रा होती है। ये औसतन समुद्र में 35 ग्राम पर मिली मिलती है। जल का वितरण देख लेते हैं, यहाँ पर आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन दोनों को मिला करके इससे तुलना करवा रहा था। तो महासागर में 97.3% जल मिलता है, बर्फ छत्र के रूप में 0.02% मिलता है। भूमिगत जल
डबल 0.68%, गीलों का अलावा जल 0.009%, लवणी जल 0.009%, वायुमंडलीय 0.0019%, नदियों में 0.001%। अब आगे बढ़ते हैं। महासागरीय, ओशियन सर्कुलेशन भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ताल यानी तालाब और झील के विपरीत महासागरों का जल गतिमान रहता है। इस गतिमान जल तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं आदि के माध्यम से समझ सकते हैं। तरंगे की बात करें, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। यह जल विस्थापित नहीं होता, एक जगह पे रहता है। दूसरा, एक दूसरी तरफ धाराएं होती हैं जो समुद्र में चलती हैं, उसमें जल विस्थापित होता है। जैसे विश्व हम बात कर सकते हैं गल्फ स्ट्रीम की, फिर उधर लेब्राडोर की। तो वो दूसरा, ये तट से 2 से 3.5 तक ही चलती है। तरंग उत्पन्न करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? यदि समुद्र तल पर भूकंप आ जाए, कहीं तो कहीं की जगह धरातल बैठ जाए तो एक साथ उसमें पानी जब भरेगा तो एक इस वजह से। दूसरा, ये ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, पानी एकदम से ऊपर उठेगा। तीसरा, तल पर भूस्खलन हो जाए समुद्र के। फिर बात करते हैं हम ज्वार भाटे की। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब इसे हम ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तथा तट से पीछे चला जाता है तब हम इसे भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा की ज्वार भाटा किससे उत्पन्न होता है? तो सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली ग्रेविटी फोर्स के कारण उत्पन्न होता है ज्वार भाटा। कब? तो इसकी भी स्थितियाँ हैं। जब पृथ्वी सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी लाइन में स्थापित होते हैं तब वृत्त ज्वार भाटे उत्पन्न होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ ग्रेविटी फोर्स उनका काम करता है। ऐसी स्थिति कब बनती है? अमावस्या और पूर्णिमा पर बनती है। दूसरा, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा समकोण पर स्थित होते हैं, ये सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, तो इनकी जो ग्रेविटी फोर्स है वो बढ़ जाता है। इस वजह से लघु ज्वारभाटा उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति कब बनती है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पर ऐसा होता है। ज्वारभाटा के लाभ देख लेते हैं। ऊंचाई, जल की ऊंचाई बढ़ने से कुछ बंदरगाह में जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ नौ संचालन, बंदरगाह आसानी से बंदरगाह में तो जहाज आसानी से जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर जाते हैं। मत्स्य उत्पादन में आसानी हो जाती है और कुछ देश, विकसित देश, विद्युत उत्पादन भी ज्वार भाटे से करते हैं। पहले पानी को इकट्ठा कर लिया, जैसे ज्वार भाटा आया और उसके बाद उसको धीरे उससे टरबाइन घुमा करके विद्युत उत्पादन की जाती है। बात करें महासागरीय धाराएं, ये निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। जल धाराएं ठंडी और गर्म दोनों हो सकती हैं। अब ठंडी कहाँ जलती है? ध्रुवों से उत्पन्न होती हैं। ध्रुवों से उत्पन्न होती हैं और निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, बहती हैं। दूसरा, गर्म, भूमध्य रेखा, सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है इसलिए भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ये ध्रुवों की ओर बहती हैं। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। वर्षण क्या है? आप ऊपर से कर लीजिए। जल चक्र क्या है? लहरों को की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से? अभी बताया, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूकंप। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ज्वार भाटा क्या है? ये कैसे उत्पन्न होते हैं? महासागरीय धाराएं क्या हैं? तो ये बोल रहे यहाँ पे बहुविकल्प क्वेश्चन देख लेते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल और स्तर के बीच चक्कर लगाता है तो इसको क्या कहेंगे? जल चक्र कहेंगे। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अभी पीछे बताया, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना क्या और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है छठा टॉपिक, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इसको 3 श्रेणी में, वन,
घास स्थल, कांटेदार झाड़ियाँ। वनों की बात करें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये कहाँ मिलते हैं? भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के आसपास, यानी 23.5 डिग्री के नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ कर्क और मकर रेखा के बीच में, और खासकर विषुवत रेखा पर। अमेजन बेसिन, वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मौसम कभी शुष्क नहीं रहता है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं गिर झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? ट्री, तो रोजवुड, आपनूस और महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो अमेजन बेसिन होगी, कांगो बेसिन होगा, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये मानसूनी प्रकार के वन कहलाते हैं। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका। ये जल संरक्षित रखने के लिए यहाँ के वृक्ष शुष्क मौसम में पत्ते गिरा देते हैं। प्रमुख वृक्ष की बात करें, पर्णपाती साल, सागवान, शीशम, नीम। यहाँ पर कौन कौन से जीव मिलते हैं? तो बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर। शीतोष्ण वन की बात करें तो ये मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में मिलते हैं। ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में मिलते हैं। शीतोष्ण वनों के प्रमुख पेड़, बांज, चीड़, यूकेलिप्टिस। अब आता शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। प्रमुख पेड़ों की बात करें शीतोष्ण पर्णपाती में, बांज, एस, बीच। वन्यजीव मिलते हैं यहाँ पे, हिरण, लोमड़ी, भेड़िए, ट्रीजेंट और मोनाल पक्षी। बात करें भूमध्य सागरीय वनस्पति, महाद्वीपों के पूर्व और उत्तरी पूर्वी किनारों के अधिकांश भागों में मिलती हैं। विश्व का फलो उद्यान भी कहा जाता है। ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में मिलते हैं। यहाँ शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु मिलती है। यहाँ पर साइट्रस फल मिलते हैं, जो खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय वनस्पतियों में मिलते हैं। संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर। शंकुधारी वन की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश, यहाँ 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेगा वन भी कहते हैं। ये हिमालय में भी ऊंचाई पर मिलते हैं। प्रमुख वृक्ष की बात करें, चीड़ और देवदार है। यहाँ पर जो जानवर मिलते हैं, रजत लोमड़ी, मिंक, एक बंदर है, और ध्रुवीय भालू। घास स्थल देख लेना दूसरा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, भूमध्य रेखा के दोनों ओर, निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल मिलते हैं। घास की ऊंचाइयाँ 2, 3 से 4 मीटर तक होती है। सवाना प्रदेश इसी में आता है। प्रमुख जानवर के हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ सब यहीं पे मिलते हैं। प्रमुख घास स्थल, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इम्पोर्टेंट है। सवाना पूर्वी अफ्रीका में, कंपोज ब्राज़ील में, और लानोस वेनेजुएला में। शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ जंगली घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। यहाँ पे मिलने वाले जानवर शीतोष्ण घास स्थल में जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप। और शीतोष्ण घास के प्रमुख मैदानों की हम बात करें तो ये आगे पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका कनाडा और यूएसए दोनों में मिलते हैं। वेल्ड साउथ अफ्रीका में मिलता है। स्टेपी मध्य एशिया में मिलता है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। अब तीसरा है कटीली झाड़ियाँ, कहाँ मिलती हैं? शुष्क रेगिस्तान में मिलती हैं। सीमित प्राकृतिक वनस्पति ही मिलती हैं शुष्क रेगिस्तान में, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में कि हाँ महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही शुष्क रेगिस्तान क्यों मिलते हैं। वैसे यदि बताया जाए तो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं। इस वजह से एक कारण ये भी है कि हाँ शुष्क रेगिस्तान पर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। शुष्क रेगिस्तान है तो कटीली झाड़ी यहाँ मिलती हैं। रात्रि जल प्राणी अधिक मिलते हैं, जो बिल बनाकर रहने वाले जीव भी यहाँ मिलते हैं। फिर सम फैक्ट, कुछ यहाँ पे फैक्ट थे। प्रेरी घास के मैदान में स्थित शहर, यूएसए में शिकागो,
मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कनसास और डेनवर। कनाडा में विनिपेग, एडमोंटन, कैलगरी, सेस्काटून। प्रेरी घास के मैदानों में मवेशी फार्म, जहाँ पर मवेशी पाले जाते हैं, उनको रेंच कहते हैं। अब हम देखभाल करने वाले, मवेशियों की देखभाल करने वालों को काउ बॉय कहते हैं। यहाँ की स्थानीय प्रजाति रेड इंडियन है। वेल, ये ड्रैकन्स वर्ग पर्वत से घिरा है तथा पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल है। कहाँ? वेल, साउथ अफ्रीका में। यहाँ जुलाई माह सबसे अधिक ठंडा माह होता है। यहाँ की प्रमुख फसल की बात करें तो तंबाकू, गन्ना, कपास, मक्का, अखरोट, आलू। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर सकते हो। वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणी कौन सी? अभी पढ़ाई। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? नींबू वंश के फल किस जलवायु में मिलते हैं? अभी बताया था, भूमध्य सागरीय में मिलते हैं। शंकुधारी वन के कोई चार उपयोग बताइए। विश्व के किन भागों में मौसमी घास मिलती है? बोलता है काई एवं लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानी वनस्पति में लाइकेन मिलेगा नहीं क्योंकि वर्षा नहीं होती। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और टुंड्रा वनस्पति, ये टुंड्रा वनस्पति में मिलते हैं काई और लाइकेन। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं जहाँ? गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय जिले नहीं। यदि गर्म आर्द्र होगा तो बारिश भी होगी ना, तो नहीं मिलेंगी। गर्म एवं शुष्क, हाँ, रेगिस्तानी जलवायु में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर क्या है? तो ये बंदर ही होगा क्योंकि जिराफ आपका सवाना में मिलता है, ऊंट रेगिस्तान में मिलता है इसलिए। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी? तो ऐसी बात है, ये चीड़ी होगा। स्टेपी घास स्थल कहाँ मिलते हैं? तो स्टेपी घास स्थल आपके मध्य एशिया में मिलता है। यहाँ पे दूसरे टॉपिक के उसमें कुछ खास नहीं था, इस वजह से यहाँ पे उसके क्वेश्चन ही डायरेक्ट दिए हैं। उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिकी शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? उत्तर अमेरिकी घास स्थल के पशु चारागाह को क्या कहते हैं? अभी पीछे देखो, रेंज। वेल्ड को अपवहित करने वाली नदियों के नाम बताइए। वेल्ड में वर्षा ऋतु कब आती है? दक्षिणी अफ्रीका घास स्थल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मिसिसिपी नदी कहाँ अपवाहित होती है? तो ये यूएसए में होती है। ड्रैकन्स वर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है? वेल्ड्स के पश्चिम में है। मेरिनो प्रजाति है किसकी? मछली की। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 800 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कितने देशों में आता है? 11 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क, वर्षा ऋतु अल्पकालिक होती है। वनस्पतियों की हम बात करें तो वनस्पतियों में एक ऐसे प्रजाति के, जैसे कीकर हो गया, खजूर, कैक्टस। वन्य जीवों में क्या मिलता है? ऊंट मिलते हैं, लकड़बग्घा मिलते हैं, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांपों की भी विभिन्न प्रजातियां गर्म रेगिस्तान में मिलते हैं। यहाँ पे जनजाति मिलती है कुछ, उनके नाम है बेदुइन और तुआरेग। अब बात करें ठंडा रेगिस्तान की, लद्दाख। लद्दाख को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या है इसका नाम? खा पा चान। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में जोस्कर पर्वत श्रेणी है। यहीं पर ग्रेंगी, गेंगरी हिमानी आती है। जलवायु की बात करें, जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है लद्दाख की। ऊंचाई 3000 मीटर से 8000 मीटर। इस ऊंचाई पर वायु की परत बहुत पतली होती है, गर्मी की तीव्रता अधिक महसूस होती है। वर्षा हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश, ये दिखा रहा है ना, उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जोस्कर। दक्षिण में जोस्कर होने के कारण ये हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में है। और यहाँ वर्षा की जो वार्षिक मात्रा है वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक है। पक्षियों की विभिन्न प्रजाति भी यहाँ मिलती हैं लद्दाख में। रोबिन, रेड स्टार्ट, रेवेन और हू। यहाँ पे कुछ प्रमुख बौद्ध मठ भी मिलते हैं लद्दाख में। हेमिस, ठीक से, लामा येरुमठ।
यहाँ पे मनाली ले राजमार्ग जाता है। यहाँ पे कुछ दर्रे मिलते हैं जैसे रोहतांग, बारालाचा, टंगलंगला और लुनगालाचा। ये मनाली लेह मार्ग इन 4 दर्रों से होकर गुजरता है। कब? जुलाई से सितंबर तक ओपन रहता है, उसके बाद बर्फ अधिक हो जाने के कारण वह बंद हो जाता है। इसमें भी क्वेश्चन दिया है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तरी में है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ये गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान का के अधिकांश निवासी हैं वो ईसाई और बुद्ध। रेगिस्तान की क्या विशेषता है? अल्प जलवाष्पन, अधिक वर्षा नहीं, अधिक वर्षण नहीं होगा। अल्प जलवाष्पन, विरल वनस्पति, सही है। लद्दाख में हेमिस क्या है? बौद्ध मठ है। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।